मेरठ में इन दिनों आयुर्वेदा पर्व मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और यहाँ पर जो असाध्य रोगों से पीड़ित मरीज हैं उनको भी देश विदेश से आए हुए चिकित्सक जो आयुर्वेदा में प्रवीण हैं वो देख रहे हैं, उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं उत्तराखंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील जोशी जी। सर, जैसा कि देखा कोरोना काल में बड़ी प्रासंगिकता रही आयुर्वेदा की। अभी सर एक और नया खतरा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का मंडरा रहा है, तो आप क्या मानते हैं इन सबसे निपटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या फिर आयुर्वेदा में उसमें किस तरीके से निदान है? देखिए, जब भी हम किसी भी रोग की बात करते हैं तो ये सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि रोग होता क्यों है। रोग के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें आज के संदर्भ की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोगों को हमारे शरीर में पैदा करती हैं। लेकिन रोग से जो शरीर को बचाता है वो हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमें सभी रोगों से बचाती है। और ये प्राय देखा जाता है कि हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के विषाणु भी होते हैं और कीटाणु भी होते हैं और बैक्टीरिया वायरसेस जिनको हम कहते हैं अनंत संख्या में होते हैं। हर चीज़ के प्रति वैक्सीन बनाना संभव नहीं है और हर किसी को आप अपने शरीर में प्रवेश न दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि हम जो हमारी आयुर्वेद की दिनचर्या है, हमारा आहार विहार है, जो हमारी जीवन पद्धति है और जो हमारे नियम है आयुर्वेद के, यदि हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन सभी बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। बड़ा सामान्य सा है कि ये अभी आप लोगों ने कोरोना का काल देखा है, कोरोना में भी आयुर्वेद की उपादेयता देखी और आपने यू हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ एलोपैथिक साइंस एंड यू हैव सीन द स्कोप ऑफ द आयुर्वेदा और द वैदिक साइंसेज। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने जो भी कार्य किया है, जो आयुर्वेद की दवाइयों ने कार्य किया है, वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर किया है। तो जो उपाय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वो हमें रोगों से बचने का मार्ग भी देते हैं। तो आज के संदर्भ में जो नया वायरस, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि आज हमारे सामने फिर उसकी का खतरा मौजूद है, उनको भी इन्हीं उपायों से रोका जा सकता है। एक बड़ा सामान्य उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी विषाणु के, जिसको हम वायरस कहते हैं, उसका शरीर में जो एंट्री होती है वो हमारी नेज़ल म्यूकोजा से या ओरल म्यूकोजा से होती है। उन दोनों चीज़ों को यदि हम कुछ सामान्य उपाय करें तो उसको आसानी से हम रोक सकते हैं। जैसे नाक की जो हमारी नेज़ल म्यूकोजा, यदि हम उसको जो किसी भी तेल की सहायता से, जैसे सामान्य नियम है नाक में तेल डालने का विधान हम लोगों के यहाँ है, सरसों का तेल या जो भी तेल उपलब्ध होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या औषधि के रूप में अणु तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो नाक में यदि हम ऑलिएशन करते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं या प्रतिदिन नियमित रूप से, उसको नश्य का कर्म कहते हैं, यदि हम नश्य देते हैं तो जो हमारी इस म्यूकोजा होती है, नाक की जो श्लेष्म कला होती है, वो एक तरह से प्रोटेक्टेड हो जाती है और जो भी वायरस है वो सीधे उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसलिए वो रोगों से हमें बचाता है। इसी ढंग से जो ओरल म्यूकोजा होती है उसका भी कुछ उपाय होता है। और एक सामान्य हम लोगों की एक प्रक्रिया है कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं या दिन में प्रतिदिन कई बार लौंग और ऐसे एरोमेटिक्स जो मसाले, उनका उपयोग हम लोग अपने भोजन में करते हैं या उसको अपने खाने से पहले, खाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि 2 लौंग प्रतिदिन हम लोग मुंह में रखें तो जो उसके एरोमेटिक कंटेंट होते हैं, जो उसका ऑयली जो उसके सिस्टम होता है, वो हमारी ओरल म्यूकोजा को भी प्रोटेक्ट करता है और वायरस जो की एंट्री है उसको प्रोहिबिट करता है। तो छोटी सी उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी ढंग से जो भोजन है, इसको हम लोग कहते हैं कि वात श्लेष्मिक विकारों की बात करते हैं। जब भी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, ये वात श्लेष्मिक विकार की श्रेणी में हमारे आयुर्वेद में आते हैं। इन सभी से बचने के लिए हम लोगों को उस तरह का खाने पीने का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि वात और श्लेष्मा के विकारों को कम करते हैं। तो ठंडी चीज़ें हैं, दही है, केला है, उड़द है और जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, इन चीज़ों का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। पीने में गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए या जिनकी तासीर गर्म होती है, ऐसे मसालों का इस्तेमाल या ऐसी चीज़ों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो अपने को रोगों से बचा सकते हैं। सर, आपने इम्यूनिटी की बात कही, तो इसके लिए आयुर्वेदा का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ, लोगों ने खूब काढ़े पिए, खूब चूरन खाए, लेकिन अब फिर से वही ट्रैक पर आ गए। तो कहाँ तो इतना बड़ा सदुपयोग किया आयुर्वेदा का और इतनी बड़ी प्रासंगिकता उस समय रही, और अब फिर से उसी ट्रैक पर आ गए एलोपैथी वाले पे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एलोपैथी है वो बहुत क्विक रिएक्शन करती है। नहीं, देखिए, ये कोविड के बाद लोगों की मानसिकता, वैज्ञानिकों की मानसिकता, चिकित्सकों की मानसिकता, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सक, सबकी मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और लोगों ने देखा है कि भाई कैसे हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर है, कितनी तेज़ है, कितनी जल्दी काम करती है और बिल्कुल निरापद है।
तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है और आज मैं समझता हूँ कि कई गुना जो हमारी औषधियों की खपत है वो बढ़ी है, लोगों में विश्वास बढ़ा है और पूरा विश्व आज आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग आज एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो कंटिन्यूएशन में आज हमारी जो हम लोगों ने एक तरह से पैरामीटर्स या प्रोटोकॉल कोविड में इस्तेमाल किए थे, आज भी वो हम लोग घरों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने घरों में स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, गर्म पानी पीते हैं, भाप लेते हैं और निश्चित रूप से जो काढ़ा है या हल्दी का उपयोग है या जो मसालों का उपयोग है उसके प्रति भी लोग एक तरह से जागरूक हैं और उसका निश्चित रूप से इस्तेमाल करते हैं। सर, व्यवहारिक से सवाल ये है कि एलोपैथी आज के ज़माने में बहुत महंगी है और उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कमीशन का है। लेकिन अगर वैसे देखें एक आम आदमी के तौर पे तो वो किस तरीके से आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तब भी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बीमार होने के बाद की चिकित्सा और स्वस्थ रहने में दोनों में अंतर है, जिसको हम इलनेस और वेलनेस कहते हैं। जो एलोपैथिक साइंस है वो इलनेस सेंटर्ड है कि हम जब बीमार होते हैं तो उसकी चिकित्सा के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। वेलनेस की बात जब हम करते हैं तो आयुर्वेद की बात करते हैं, जिसको हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की बात करते हैं। तो वो निश्चित रूप से जब हम स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं कि बीमार ना हो तो उसके लिए हमें कम प्रयास की ज़रूरत होती है और जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसके उपचार में निश्चित रूप से हमें साधन भी ज़्यादा लगते हैं, खर्च भी होता है, समय भी व्यय होता है और हमें परेशानी भी ज़्यादा होती है। इसलिए यदि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम ऋतुचर्या का पालन करें, अपना दिन भर के जो हमारी एक तरह से दिनचर्या है उसको सही ढंग से हम लोग उसका निर्वहन करें तो निश्चित रूप से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कोई भी गरीब व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करके, चाहे वो गरीब है या अमीर है, अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, दिनचर्या के माध्यम से, सद्वृत्त के माध्यम से अपने को स्वस्थ रख सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अधिक पैसा होने की बात, व्यय होने की कोई संभावना नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी आप आरोग्यता की तरफ जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नियम संयम रखें और जो छोटे छोटे उपाय हैं उनका पालन करें तब भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं आयुर्वेदा के जरिए और उनके नियमों का पालन करते हुए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।